तो आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये मेन टॉपिक है और उसके अलावा भी बहुत सारे 2-3 टॉपिक और हैं, वो कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इसमें सबसे पहले क्या होता है, द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी मीन्स दैट ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन sue or be sued on it even if the contract benefits a third party they usually cannot enforce it। अब मैं आपको मतलब समझाती हूँ ईजी लैंग्वेज में। मतलब क्या है, अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ए और बी के बीच में हुआ है, ठीक, और अगर ये ब्रीच हो जाता है तो या तो ए या तो बी, इनमें से ए या तो बी उस कॉन्ट्रैक्ट को मतलब दूसरी पार्टी को स्यू कर सकता है। बट अगर सी है कोई पार्टी, उसको बेनिफिट हो रहा है तो वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो ए और बी के बीच में बना है। अगर सी को उससे बेनिफिट भी हो रहा होगा तो भी वो कोर्ट में उसको एनफोर्स नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए है ही नहीं। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक लड़का है, मान लीजिए प्रथम, मैं आपको यहाँ पे इसको एग्जांपल से समझाती हूँ। एक लड़का है, बहुत मोटा है हो गया पेन, प्रथम, ठीक है। इसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट बनाया, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया, दिवस, ठीक है, दिवस के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया। किसका? नोकिया, इतना, ठीक है। और कितने पीसेस का? 500 पीसेस का, ठीक है। और इसका जो टोटल बजट बनेगा वो ऐसे बनेगा, इतना, 2,05,000, 2,50,000, ठीक है। अब क्या होता है, प्रथम ने बोला कि आप मेरे को ऐसा ऐसा करके दो, और फिर वो उसने भूमि के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, उसको प्रॉमिस कह लो आप किया, कितने का? 10 फोन्स का, ठीक है। तो जो ये भूमि है वो डायरेक्ट दिवस से जाके नहीं कह सकती कि नहीं आप पहले उसको दो फिर प्रथम मेरे को देगा, नहीं, वो सिर्फ किससे कह सकती है? प्रथम से कह सकती है। क्यों? क्योंकि जो भी प्रॉमिस या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बना है वो प्रथम और भूमि के बीच में बना है, ना करके दिवस के बीच में, ठीक है। तो ये होती है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में बना है, इससे वो कुछ नहीं कह सकता। प्रथम कह सकता है लेकिन भूमिका इससे नहीं कह सकती है। इतनी सिंपल सी बात थी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की। अब इसके कुछ एसेंशियल्स पढ़ लेते हैं और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला जो है हमारा, इसमें हम बात करेंगे ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव राइट एंड ऑब्लिगेशन। वही सेम पॉइंट जो यहाँ पे हमने अपना डिस्कस किया था वो यही है कि ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू और बी स्यूड। सेम पॉइंट है यहाँ पे, ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव राइट टू ऑब्लिगेशन, मतलब कुछ भी ऑब्लिगेट करने के लिए या फिर स्यू करने के लिए जो भी राइट वगैरह दिए जाएंगे उन्हीं 2 पर्सन को दिए जाएंगे जिनके बीच में बना होगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पार्टी कैन नॉट क्लेम एनफोर्समेंट इवन इफ दे स्टैंड टू बेनिफिट्स। ये पॉइंट मैंने आपको बहुत क्लियर लैंग्वेज में समझाया। कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम अ थर्ड पार्टी बट एनफोर्समेंट स्टिल डिपेंड ऑन अ प्रिविटी। इतनी चीज़ आपको बहुत क्लियर से मैंने ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। इसको एक एग्जांपल से बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जांपल, भव्या, ठीक, भव्या है कोई, ठीक। इसने क्या किया, एक बनाया कॉन्ट्रैक्ट, किससे? निधि से बनाया, ठीक। किसका? पैसे का, ठीक है। और जो थर्ड पर्सन मान लीजिए यहाँ पे लेट्स से हम कोई नाम दे देते हैं, अमित नाम दे देते हैं, ठीक। कोई लेट्स से एक पर्सन है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना, किसके बीच में? भव्या के बीच में और निधि के बीच में। किसका? पैसों का। कितने पैसों का? लेट्स से 50,000 का हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनवा देते हैं। 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट बना है, किनके बीच में? भव्या के बीच में और निधि के बीच में, ठीक है। और भव्या ने बोल रखा है कि मैं अपने इनमें से जितने मेरे को पैसे मिलेंगे उसमें से मैं आपको 10,000 रुपीज़ देने के लिए तैयार हूँ। तो जो ये अमित है, ये निधि से डायरेक्ट नहीं कह सकता कि आप भव्या को पैसे दे दो, नहीं, या फिर मुझे पैसे दे दो, नहीं। ये डायरेक्ट किससे कहेगा? भव्या को बोलेगा, ना करके निधि को।
आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, उनके बारे में कवर कर लेते हैं पहले। सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रस्टी। ठीक, इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट अ ट्रस्ट इन फेवर ऑफ अ थर्ड पार्टी, द बेनिफिशरी कैन एनफोर्स इट इवन थ्रू दे आर नॉट अ पार्टी। ठीक है, यहाँ पे ये एक्सेप्शंस हैं, यहाँ पे ट्रस्टीज़ की बात चल रही है। ये किसके एक्सेप्शंस हैं? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। तो मतलब ये जो भी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो रूल है, उससे ये वाले जो एक्सेप्शंस हैं उनमें ये फॉलो नहीं होगा। क्या नहीं फॉलो होगा? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसको एग्जाम्पल समझाती हूँ, ये तो आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहेगा। लेट्स सी किसमें क्या होता है, एग्जाम्पल से देखिए। फॉर लेट्स एंड टेक एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने बोला ए है बी है। ए ने प्रॉमिस किया बी को कार का। ठीक है, ठीक, इनके बीच में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। वेट, ये डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इनके बीच में, कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन वो डायरेक्ट नहीं है। ये कौन है? ये बेनिफिशरी है। ठीक, लेट्स टेक दिस एज अ फादर एंड दिस एज अ चाइल्ड। फादर ने अपने चाइल्ड को बोला कि मैं आपको कार गिफ्ट करूँगा, लेकिन चाइल्ड जो है वो मैच्योर नहीं है। ये क्या है? लेस देन 18 है। ठीक, 18 ईयर से कम है। तो इन्होंने क्या किया, इनकी मदर को क्या बना दिया है? इनका ट्रस्टी। क्या बनाया हमने? इनको ट्रस्टी बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि जो चाइल्ड है वो 18 साल की उम्र से कम है। ठीक है, अब अगर जो इनकी मदर हैं वो बाद में गाड़ी लेके घूमने चली जाती है, इनको बोल रखा है कि बी को जिधर भी जाना है अब इनको कार से लेके जाओ, इनकी कार है, लेकिन ये चलाएंगे नहीं, लेकिन कार में बैठ तो सकते हैं। ठीक, इनको जिधर भी जाना है कार से लेके जाओ। लेकिन कभी कभी क्या रहता है कि मदर घूमने चली जाती है, अपना चाइल्ड को लेती नहीं। चाइल्ड के लिए गाड़ी है वो, लेकिन वो मदर अपना अलग घूमने निकल जाती है। तो ये चीज़ होती है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, एक्सेप्शन की बात चल रही है। नेक्स्ट पॉइंट की जो बात करेंगे हम, वो है मैरिज सेटलमेंट्स। मैरिज सेटलमेंट्स क्या होते हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, मैं पहले इसका पेन चेंज करती हूँ। देखो, मैरिज सेटलमेंट, फैमिली अरेंजमेंट्स भी कहते हैं इसको। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट मेड ड्यूरिंग अ मैरिज और अ फैमिली सेटलमेंट कैन बी एनफोर्स्ड बाय द बेनिफिशरी। मतलब कि यहाँ पे बेनिफिशरी जो है वो जो भी इसके जो सेटलमेंट्स हैं उनको एनफोर्स करा सकता है। कैसे? साई, इसको पेन से लिखेंगे नहीं तो ये, ठीक है, क्या रहता है यहाँ पे? साई की शादी हो रही है संजना से। ठीक, संजना के फादर हैं। ठीक, इनको क्या कहते हैं? साई को देंगे प्रॉपर्टी। ठीक है, और वो प्रॉपर्टी दे देते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी दे देते हैं। बेसिकली यहाँ पे साई कहते हैं, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, साई कहते हैं कि प्रॉपर्टी देंगे पापा को, और लेटर ऑन वो नहीं देते हैं। तो इस केस में जो होती है, वो जो संजना यहाँ पे हमने बता रखा है, वो कह सकती हैं साई से कि आपने प्रॉमिस किया था मेरे फादर को प्रॉपर्टी देने का, लेकिन आपने नहीं दिया। ठीक है, नहीं दिया, तो इसमें ये होता है। ठीक है, एक इसको नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ लेते हैं। एक पॉइंट हमने समझा यहाँ पे साई की तरफ से, और एक हम फादर की साइड से भी समझ लेते हैं, उससे आपको शायद मोर क्लियर हो। यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो देंगे फादर साई को। ठीक है, संजना के लिए साई को दे रहे हैं, ऐसा डाउरी तो नहीं, लेकिन समथिंग लाइक दैट समझ लीजिए। ठीक है, साई को प्रॉपर्टी देंगे। समझ आया? किसके लिए देंगे? अपनी डॉटर के लिए, देंगे। ठीक है, लेटर ऑन यहाँ पे मेन प्रॉपर्टी किसको मिलने वाली है? संजना को मिलने वाली है। ठीक, एडल्ट भी है, सब कुछ फाइन है। ठीक है, तो लेटर ऑन अगर उसके फादर नहीं देते हैं तो
मतलब बेसिकली शी कैन आस्क फॉर अ प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज फादर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल्स। इसको भी बहुत क्लियर समझते हैं। मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाती हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा, बाद में डेफिनेशंस पढ़ लेंगे इसकी। ठीक, यहाँ पे जैसे कि लकी है, ठीक है, इसने लोन लिया रहता है 5 lakhs का, किससे? प्रांजल से। ठीक है, यहाँ पे क्यों लिया होता है? क्योंकि इसको अनुराग को बाइक देनी होती है, या फिर दोस्त को देनी है, फिर कुछ भी आपको समझ लो कि आपको इनको बाइक देनी है, जो कि कितने की आएगी? 5 lakhs की। ठीक है, अब प्रांजल ना इनके साथ एक मतलब एक्नॉलेजमेंट में आते हैं, प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिस करवाते हैं कि यहाँ पे मैंने इनको दिया है लोन, अगर ये नहीं चुका पाते हैं देन यू विल बी फोर्स टू पे इट। इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। इफ़ अ पर्सन एक्नॉलेजेस दैट दे ओज द ऑब्लिगेशन टू द थर्ड पार्टी, दे आर एस्टॉपल्स फ्रॉम डिनाइंग इट लेटर। ठीक है, इसका मतलब प्रांजल ने मतलब क्या होता है, अनुराग को बोल रखा है कि आप इनको दे रहे हो, तो मतलब आप समझ लो। और उसके बाद क्या होता है कि अगर बाद में अनुराग मना कर देते हैं या तो लक्की मना कर देते हैं, तो फिर अनुराग को सारा का सारा पे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लेकिन क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ प्रॉमिस होता है, मतलब एक्नॉलेजमेंट होती है, कोई भी वादा नहीं किया जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट बनने वाले असाइनमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इसको भी एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ए है, ठीक है, पेन ले लेते हैं पहले। ए है सेम, बेसिकली मैं इसको पूरा कॉपी कर लेती हूँ, सेकेंड। तो इसको मैंने यहाँ पे जो है वो कॉपी कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे बस क्या करना है, यहाँ पे प्रॉमिस को हटा करके पूरा असाइनमेंट में डाल दूँगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर, यहाँ पे तो सिर्फ प्रॉमिस है कि एक बार के लिए फुलफिल हो या ना हो, डजेंट मैटर, बट यहाँ पर पूरा पूरा असाइनमेंट होता है, यहाँ पे करना ही होता है। इतना सा डिफरेंस है। इसको एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। राइट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ट्रांसफर्ड assigned to the third party, then the assignee can enforce it। ठीक, यहाँ पे इनसे ये फोर्स करवाया जा सकता है। यहाँ पे ये यू नहीं है, ये असाइनी है। मैंने गलत पढ़ लिया, देन आई होप कि आपको भी नोट्स में दिक्कत हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट रनिंग विद, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स रनिंग विद लैंड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेट्स टू लैंड या तो प्रॉपर्टी, द ओनर या तो सक्सेसर ऑफ द प्रॉपर्टी कैन एनफोर्स सर्टेन ऑब्लिगेशंस इवन इफ दे आरंट पार्टी। ठीक, ये मतलब बहुत छोटा सा है कि जैसे कि कोई लैंड है, अगर मान ली अभिनव है, उसका घर है, वो श्री को बोलता है कि आपको गार्डन मेंटेन करना है, और श्री अपना जो काम है वो फॉरवर्ड कर देते हैं शैलजा को। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको लिख के ही समझाती हूँ। ए बी सी इनका है हाउस। ठीक है, इन्होंने इनको बोला कि आपको मेंटेन करना है क्या? गार्डन। इतनी चीज़ समझ में आई। अब इन्होंने, ये है आलसी, इन्होंने अपना काम जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया, किसको? सी को कर दिया। ठीक है, और तो यहाँ पे जो ए है वो डायरेक्ट सी से कंफर्म कर सकता है डिड यू कंप्लीटेड माय वर्क और नॉट। आई होप छोटा सा पॉइंट था, क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, इनको समझने के लिए बहुत इजीली, मतलब इजी सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, इजीली हो जाएगा। फ्रस्ट्रेशंस अकर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म और इट्स पर्पस इज़ डिस्ट्रॉयड विद द फॉल्ट ऑफ द ईदर पार्टी। मतलब किसी भी पार्टी के द्वारा, ईजी भाषा में समझाइए, किसी भी पार्टी के द्वारा अगर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है,
ख़त्म हो जाए, या फिर ऐसा हो गया कि वो इम्पॉसिबल ही हो गया है परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया, तो उसको हम कह देते हैं यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन आ गई है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। इसके एसेंशियल्स पढ़ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से बताऊँगी। परफॉर्मेंस बिकम इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, मतलब जो परफॉर्मेंस है वो इम्पॉसिबल हो जाए या तो अनलॉफुल हो जाए, ठीक है। या फिर आपने जैसे अनलॉफुल का मतलब समझ लीजिए कि मैंने क्या, आपको देने हैं बिस्किट्स, ठीक है, उस बिस्किट्स में मिली होती है दवाई, ऑल्दो ये अभी लीगल है, लेकिन जब उसको डिलीवरी होनी है या फिर उसको बाद में डिलीवर करना है या फिर बीच में कोई भी प्रोसेस में अगर ऐसा कोई लॉ बन जाता है कि ये वाले बिस्किट्स जो हो गए हैं वो अनलॉफुल हो गए हैं, तो वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी कॉन्ट्रैक्ट से। इम्पॉसिबल का आपको एग्जांपल दूंगी मैं बाद में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इवेंट मस्ट बी बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ पार्टीज, और ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो भी जिसकी कारण इम्पॉसिबिलिटी आई है या फिर अनलॉफुल हुआ है वो पार्टीज़ के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल दूंगी, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। नो सेल्फ इंड्यूस फ्रस्ट्रेशन इज़ अलाउड, इन दोनों के एग्जाम्पल दूंगी, ये तीनों पॉइंट मैं आपको समझाने वाली हूँ, समझिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ए ने कहा ठीक है, ए ने कहा, ठीक, क्या कहा, बी को एक ऑर्डर दिया वीट के लिए, ठीक, 100 kgs, 100 kgs ऑफ वीट के लिए ऑर्डर मिला, ठीक है। और ये वाले जो इनको वीट मिलने थे वो वाया शिप मिलने थे, किससे, वाया शिप। यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि जो शिप है बाद में डूब जाता है, ठीक है, डूब जाता है, और सारा का सारा जो कि अनाज या फिर जो भी वीट वगैरह उसमें प्रोडक्ट्स पड़े रहते हैं वो सब भी डूबने की वजह से ख़राब हो जाते हैं, ठीक। यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन आ गई है, यहाँ पे मतलब ऐसी इम्पॉसिबिलिटी बन गई है कि वो अब टास्क पूरा नहीं हो सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या बात की, इम्पॉसिबिलिटी आ गई है, ठीक है, इम्पॉसिबिलिटी आ गई है। और ये अनलॉफुल, अनलॉफुल का एग्जांपल मैंने जैसे कि आपको बिस्किट वाला दिया था वो, और इम्पॉसिबिलिटी इसका ये, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, इवेंट मस्ट बी बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टीज़। अब यहाँ पे समझो, ये जो शिप डूबा ये ना तो बी के हाथ में था ना तो ए के हाथ में था, समझे आप। ये जो चीज़ मैंने आपको बताई वो ये है, जो भी इम्पॉसिबिलिटी आ रही है, जो कुछ भी परेशानी उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करने में आ रही है, वो पार्टीज़ के हाथ में नहीं होना चाहिए कि पार्टीज़ उसको सही कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, नो इंड्यूस फ्रस्ट्रेशन अलाउड। नो इंड्यूस फ्रस्ट्रेशन अलाउड का मतलब ये है कि मतलब खुद से ऐसा नहीं ज़बरदस्ती से कुछ भी हम अपना फ्रस्ट्रेशन बना रहे हैं, नहीं, इसको मैं आपको आगे एक और अच्छे एग्जांपल समझाऊंगी। अब जो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो है, इफ़ परफॉर्मेंस only become more expensive, difficult, it is not a frustration at all। बहुत क्लियर एग्जांपल से बताती हूँ, रुको, देखो यहाँ पे मैंने कहा कि टीना है वो क्या करेगी, कॉन्सर्ट करेगी, किसके वेडिंग में, अभी हमने साई और संजना लिए थे, उन्हीं की वेडिंग करा देते हैं। साई और संजना की जो वेडिंग है उसमें जो टीना है वह कॉन्सर्ट करेगी। पहले तो टीना ने कहा था, ये इनके होते हैं फ्रेंड, ठीक, फ्रेंड, इन्होंने कहा था कि मैं जो तुम्हारा है वो कॉन्सर्ट फ्री में कर दूंगी, लेटर ऑन कुछ हुआ होता है लड़ाई वगैरह जो भी आप मान लो, उसने कहा नहीं, अब ये वाला जो केस है वो ख़त्म हो जाएगा। वो कहती है कि मैं कॉन्सर्ट का 2 घंटे का लूँगी 2 lakhs फॉर 2 hours, ठीक। ये इसने कहा कि अब तो ये महंगा हो गया है, तो अब अगर ये साई संजना अगर इसको मना करते हैं तो टीना को कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन नहीं आई है। फ्रस्ट्रेशन क्यों नहीं आई है, क्योंकि ये सब एक्सपेंसिव हुआ है, डिफ़िकल्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे अभी भी ये हो सकता है, यहाँ पे एक्सपेंसिव है, ठीक है, हो सकता है उनको पे करने में डिफ़िकल्टी भी हो, ठीक, ऑल राइट, बट यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन नहीं आया, कोई भी ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर या फिर कोई नेचुरल इम्पॉसिबिलिटी नहीं आई है। यही वाला एग्जांपल गोज़ विद नो सेल्फ इंड्यूस्ड फ्रस्ट्रेशन। यहाँ पे जो टीना है उसने क्या किया, अपना कॉन्सर्ट महंगा कर दिया है, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि टीना ने महंगा किया है और यहाँ पे सेल्फ उसने मतलब बोला है कि यहाँ पे जो वो है वो इंड्यूस किया गया है सेल्फ, खुद से उसने महंगा कर दिया, ठीक है।
अब ऐसा नहीं है, आप डिज़ास्टर तो नेचुरल नहीं ला सकते कि आप बारिश करवा दोगे फलाना ढिमकाना, नहीं ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेमेडीज़ फॉर ब्रीच of contract. Remedies of breach of contract. When a party fails to perform their obligations under valid contract, the aggrieved party is entitled to certain remedies under Indian Contract Act 1872. बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, जो अभी तक हमने पढ़ा है वही सब लिखा हुआ है। व्हेन अ पार्टी फेल टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशंस अंडर लीगल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि कोई भी पार्टी ऐसी है जो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको फुलफ़िल नहीं कर पाती है, जो भी उसमें वैलिड कंडीशंस होती हैं वो वाली जो कंडीशंस फुलफ़िल नहीं कर पाती है, तो वो जो एग्रीव्ड पार्टी होती है वो एंटाइटल हो जाती है रेमेडीज़ के लिए। उनको रेमेडीज़ मिलनी चाहिए किसके अंडर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है डैमेजेस। डैमेजेस को हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, बहुत छोटा सा टॉपिक है और उसके साथ अपना चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ये वाला। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डैमेजेस मॉनेटरी कॉम्पोजिशंस के साथ। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो डू जॉइन दैट वीडियो।